हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक और यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है थर्मोडायनामिक्स। इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक टर्म्स और जो सिंबल यूज़ किए जाएंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो थर्मोडायनामिक्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेम बता रहा है, थर्मो का मतलब हीट है, डायनामिक्स का मतलब फ्लो है। तो ये दो टर्म से बना हुआ है। कुछ ऐसी प्रोसेस, कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट का फ्लो है, हीट का इंटरकन्वर्शन है, जब वर्क और हीट आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। पूरे इस यूनिट में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट प्रोसेसेस में हीट अब्जॉर्ब होने वाली, हीट निकलने वाली, और उसका हम प्रैक्टिकली यूज़ कैसे क्वांटिटेटिवली करते हैं, मतलब कैसे हम उसको काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कितने जूल हीट निकलेगी, कितने जूल हीट अब्जॉर्ब होगी, और इवन रिएक्शंस के टाइम हीट का ओरिजिन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हीट को निकलने में, रोकने में, कंट्रोल करने में इफेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स। इसमें एक टर्म आई है थर्मो। थर्मो जब भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है हीट, ऐसे लिख लो हीट। और दूसरा वर्ड आया इसमें डायनामिक्स। डायनामिक्स वर्ड आता है फ्लो, चलना, मूवमेंट। तो इसमें हीट चलती है, हीट का फ्लो है। तो कहने का मतलब पूरे इस यूनिट में किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी मीडियम से हमने हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाके डिस्कस करना है, और उसके फैक्टर को भी साथ में पूरा सिस्टमेटिकली डिस्कस करना है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो इसमें यह है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस स्पेशली केमिस्ट्री। कई बार क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स का नेम केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी होता है। उसमें स्पेशली सारी हीट और वर्क जो है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। तो ये नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स भी है, उसके आगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी है। तो मैंने इसमें केमिस्ट्री स्पेशली वर्ड लिखा कि साइंस की वो ब्रांच केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्शन। इसका मतलब आपस में एक दूसरा। अब आपस में क्या है, हीट को वर्क में, और उल्टा भी वर्क इनटू हीट, दोनों काम करने हमने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, डिफरेंट टाइप के फ्यूल है। कार्बन फ्यूल है, मीथेन फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है। उनकी बर्निंग की जाती है। हर फ्यूल की बर्निंग में हीट निकलती है। तो हम उसमें बोलेंगे हीट बाहर निकली, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हीट निकलती है वो वेस्ट जाती है। हम उस निकली हुई हीट से वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, इंजन चलते हैं, और कितने बड़े बड़े अप्लायंसेस को हम हीट से कन्वर्ट करते हैं, हीट में से वर्क कन्वर्ट करके उनको चलाते हैं। तो इसमें हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, और दूसरा बहुत बार हम लोग वर्क करते हैं तो हीट निकलती है। मैं बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं अपने हाथ को रब कर रहा हूं 1 2 3 4 5 बार, तो मेरे हाथ गर्म होते हैं। तो मैंने एक्चुअली में क्या किया, मैंने वर्क किया। तो उस वर्क से हीट जनरेट भी होती है, और हीट अब्जॉर्ब करने से वर्क भी बनता है, और वर्क भी प्रोड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली मतलब इस यूनिट में बेसिकली हीट इनटू वर्क है एंड वर्क इनटू हीट है। कब है? ड्यूरिंग द वेरियस प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस मैंने आपके सामने एक दो तो करवाई दी, और जा केमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। हीट का फ्लो है, हीट का इंटरकन्वर्शन है, हीट का इंटरकन्वर्शन वर्क में है, वर्क का हीट में है। सारे इस यूनिट में ऐसा कुछ ही चलना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये यूनिट है, और इसका प्रैक्टिकल यूज अपने डेली लाइफ में बहुत है। यू रियली एंजॉय दिस यूनिट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके उसमें से मोल कितने हीट निकलती है, कितनी हीट अब्जॉर्ब होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले मैंने देखा फिजिकल चेंज में हीट कैसे फ्लो होती है। मैं देखो एग्जांपल तो फिजिकल चेंज के बहुत हैं, लेकिन हम अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है H2O लिक्विड है, ये देखो, उसका मैंने फ्रीज किया, ऐसे लिख दिया फ्रीज किया, फ्रीजिंग की। अब फ्रीजिंग का मतलब तो टेम्परेचर मैंने डाउन किया। दूसरे नंबर पे हम इसको कंप्रेस भी करते हैं, कंप्रेस भी करते हैं, ठीक है। फ्रीजर में कंप्रेसर लगे होते हैं, एसी में कंप्रेसर लगे होते हैं, और वो ठंडा करते हैं। ये देखो आइस होगी। अब देखिए ये मैटर है, ये भी मैटर है।
इसके भी 18 ग्राम, इसके भी 18 ग्राम, 1 मोल। लेकिन जब लिक्विड आइस में चेंज होता है तो उसमें से हीट निकलती है। कभी भी देख लेना, एसी में से निकली हुई एयर गर्म होती है, फ्रीजर की बैक साइड से जो एयर फ्लो होती है, जो भी हीट है वो रेडिएटर में फ्लो होती है, तो ये सारी हीट एक्सोथर्मिक है। दूसरा आ गया केमिकल चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फ्यूल है कार्बन। कार्बन चाहे ग्रेफाइट है, चाहे डायमंड है, चाहे सिंपल कोक कार्बन है। जब इसकी कंबस्शन करते हैं तो इसमें CO2 निकलती है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। कार्बन तो बेसिक एग्जांपल, लेकिन कार्बन जैसे और कितने एग्जांपल हैं। कार्बन जैसे मीथेन है, इथेनॉल है, ग्लूकोज है, LPG है, या जनरल हाइड्रोकार्बन टर्म है, उन सब में हीट प्रोड्यूस होती है। तो बर्निंग ऑफ द कार्बन या फ्यूल ये एक्सोथर्मिक है। मैंने इन दोनों में एक्सोथर्मिक एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं जो एंडोथर्मिक है। हमारे पास लिक्विड है, अपने उसको हीट किया और वेपर से बन गया और वो एंडोथर्मिक है। इतनी सारी प्रोसेसेस में हीट का निकलना, हीट का लेना, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अब देखिए, हमने इस चैप्टर में और आगे बढ़ना है, उसमें हमने कई सारी टर्म डिस्कस करनी है, जैसे हीट है, वर्क है, ऐसी कुछ और। लेकिन सबसे पहले इस यूनिट में थर्मोडायनामिक्स में स्पेशली जितनी फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाएंगी उन सब के सिंबल है इधर, और कहीं पे मैंने यूनिट में लिख दिए। कहीं भी Q लिखा हो ये हीट है, Q फॉर हीट। W लिखा हो ये वर्क है जूल में। P लिखा हो प्रेशर है, V लिखा हो वॉल्यूम है, P इंटू V ये वर्क रिप्रेजेंट करता है। चाहे हम बाद में इसको P डेल्टा V या V डेल्टा P भी करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अभी अपने P इंटू V वर्क लेना है। T फॉर टेम्परेचर और सब केल्विन में लेने हैं। ये PV वर्क हमने लीटर एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं, क्योंकि प्रेशर को एटमॉस्फेयर लिया, वॉल्यूम को लीटर में लिया, तो ये बन गया लीटर एटमॉस्फेयर। बट उसको हमने जूल में भी कन्वर्ट किया हो, देखो तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। एक्चुअल में होता है 101.325 जूल। ये उस R की वैल्यू से भी निकलता है। ये आपको नई टर्म में पहले कभी नहीं पढ़ी होती, इंटरनल एनर्जी। ये सब समझाएंगे भी आपको, 1 to all। इंटरनल एनर्जी, कहीं भी H आ जाए, एंथैल्पी, हीट कंटेंट होता है एंथैल्पी। ओके, नई टर्म है, बार बार आपको रिवाइज करना। एंथैल्पी। S आ जाए एंट्रोपी, S आ जाए तो एंट्रोपी, G आ जाए तो फ्री एनर्जी। तो बेसिकली +1 में बच्चे ये टर्म नहीं सुनते हैं, ये वाली नई टर्म है, ये नई टर्म है, ये नई टर्म है, और ये वाला यूनिट नया है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 होता है, मैंने यहाँ 4.2 जूल लिखा है। तो उसके बाद 1 लीटर, क्योंकि ये P का यूनिट है, ये V का यूनिट है, सॉरी ये वाला L जो है V का यूनिट है और ये P का यूनिट है, और ये मैंने जूल में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के अगर आप डायमेंशन देखें, यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो वर्क ही बनते हैं। ठीक है, ये मैं अलग से भी समझा दूंगा कहीं। तो अभी हमने इस सेक्शन में थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया, इसकी डेफिनेशन, कैसा इसका एप्लीकेशन है, और ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे हम करते हैं कुछ और टर्म्स, जिसमें पूरा यूनिवर्स कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अभी बता दूं, सिस्टम एंड सराउंडिंग में, वो डिफाइन करूंगा। फिर आगे सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, ऐसे डिफाइन करूंगा। तो कुछ टर्म्स हम लोग फर्स्ट वीडियो में, इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट वीडियो नहीं समझ आया, सेकंड तो मतलब नहीं समझ आने का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और नई टर्म्स से। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये जितना भी मैंने अभी करवाया आपको, इसको उतारो, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको उतारो, और आगे हम बढ़ते हैं कुछ और नई टर्म से जो थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर को आगे लेके जाएगी, अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करेगी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट में हम करते हैं कुछ और टर्म्स और कुछ ऐसे टर्म्स जिसमें हम लोग आगे जिसको अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि यूनिवर्स क्या होता है। क्या यूनिवर्स क्या होता है? देखो, हम इस रूम में खड़े हैं, इस क्लासरूम में या किसी लैब में, तो हमारी बॉडी एक सिस्टम है, हमारी बॉडी एक सिस्टम है, उसके आसपास जो भी एरिया है वो उसका सराउंडिंग है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज, इवन मार्कर,
मैं इस मार्कर को सिस्टम बोलूँगा, इसके अंदर फॉर्म है, इसके अंदर इंक है, लेकिन उसके आसपास का एरिया में सराउंडिंग बोलूँगा। अगर मैं इस पूरे रूम को सिस्टम बोल दूँ, इसके बाहर का एरिया सराउंडिंग हो जाएगा। इवन अगर मैं अर्थ पूरे को सिस्टम बोल दूँ तो उसके बाहर का एरिया सराउंडिंग हो जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे सर एक्चुअल में सिस्टम है क्या? लो जी ध्यान से सुनिए। देखो, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये स्टडी करना है कि हीट का फ्लो, वर्क फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए, कोई भी यूनिवर्स का वो पार्ट, चाहे छोटा सा चाहे बड़ा, जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एग्जामिनेशन, अंडर स्टडी, फ्रॉम विच फ्लो ऑफ हीट इज डिस्कस्ड एंड ऑन द वर्क इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। तो हमने जो भी क्वांटिटेटिव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मैटर, इन टर्म्स ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, जिसको हमने स्टडी करना है वो एक सिस्टम है। तो मैं यहां लिखा हुआ है कि एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर एग्जामिनेशन और अंडर स्टडी। मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, इसमें ये बीकर है, बीकर में पानी है, हीट किया हुआ है, टेम्परेचर हमने राइज किया, हीट ये ऐसे अंदर गई Q, ठीक है। उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पानी उड़ गया। अब ये पानी कहाँ चला गया? बाहर। बाहर क्या है? सराउंडिंग। तो मैंने इस बीकर में जितना पहले पानी रखा था, मान लो मैंने 200 मिलीलीटर रखा था, तो इसको मैं 200 ग्राम ही बोलूंगा, क्योंकि पानी के लिए 1 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी होती है। तो बाद में जब मैंने 5-10 मिनट के बाद चेक किया, देखा इसमें से पानी कम रह गया। तो पानी कहाँ चला गया? सराउंडिंग में। पानी अकेला नहीं गया, वो अपने साथ हीट भी ले गया। इसका मतलब हीट भी चेंज हुई, पानी एक्सपेंड हुआ, उसने वॉल्यूम चेंज हुआ, उसने वर्क किया। ऐसी चीजें हमने यहां से निकालनी है। तो बेसिकली ये जो बीकर है जिसमें पानी है, इसको हम सिस्टम बोलेंगे, और उसके बाहर का जो एरिया है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। ध्यान से समझ लो, मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट, देखिए यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग का बना हुआ है, ठीक है। जब भी मैं यूनिवर्स की हीट ऐसे Q यूनिवर्स लिखूंगा, तो Q सिस्टम और Q सराउंडिंग का सम होगा। मतलब हमने इन दोनों को ऐड करके यूनिवर्स की हीट के बराबर कर देना है। और एक थोड़ी सी चीज मैं एडवांस से बता दूं, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को हमने कंजर्व रखना है और वो हर जगह लगा देनी है। उससे मैक्सिमम चीजें कांस्टेंट रहेंगी और सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर सराउंडिंग क्या हुआ? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम चाहे छोटा सा हो, माइक्रो, सिस्टम चाहे बड़ा हो, मैक्रो, कुछ भी हो। जैसे मैंने एग्जांपल मेरी बॉडी से लिया था, फिर मैंने बोला बीकर भी सिस्टम है, एलपीजी सिलेंडर भी एक सिस्टम है, उसके बाद रूम को सिस्टम मान लिया मैंने, इवन पूरे अर्थ को सिस्टम मान लिया। आप सोच रहे होंगे सर छोटे से बड़ा कैसे जा रहे हैं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, माइक्रो से मैक्रो तक कोई भी ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जिसको हम स्टडी करते हैं वो सिस्टम है। अब दिमाग में आता है कि सिस्टम की भी आगे टाइप है, बिल्कुल सही। टाइप ऑफ सिस्टम्स 3 है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे, आपको डेफिनेशन बहुत रेयर पूछे जाएंगे, आपको एग्जांपल पूछे जाएंगे। तो जब आप डेफिनेशन इसकी सीख लोगे, एग्जांपल ऑटोमेटिक सीख लोगे, ठीक है। मैं अगले किसी पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन आपने समझ यहीं से डेवलप करनी है, ओके। सबसे पहले 3 डायग्राम बनाओ, 1 2 3। तीनों डायग्राम में कुछ चेंजेस है, कुछ डिफरेंसेस है। ये वाला ओपन सिस्टम है, देखो इसमें से मैटर मटेरियल उड़ सकता है, लिक्विड बाहर जा सकता है, बाहर से डस्ट भी आ सकती है। अगर हम यहाँ सॉलिड रखें, बाहर से मॉइस्चर भी आ सकता है, मैटर अंदर भी आ सकता है, हीट यहां से बाहर जा सकती है, बाहर से भी अंदर आ सकती है। यहां आइस रखोगे, हीट बाहर से आएगी। तो इसका मतलब ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या हुआ? लो जी देखते हैं, जिसमें दोनों मैटर भी और एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। देयर इज ए टेम्परेरी बाउंड्री। टेम्परेरी का मतलब आपको लगता है कि ये यहां तक बाउंड्री है, रियल में फिजिकल टच करोगे नहीं है। खुले बीकर की बाउंड्री
रियल कहाँ होता है? जहां मैंने हाथ लगाऊं आपको कोई फिजिकल चीज दिखे, ठीक है, सॉलिड चीज दिखे, उसको रियल बाउंड्री बोलते हैं। इसमें टेम्पररी बाउंड्री होती है, क्योंकि मैंने बोला मैटर एक्सचेंज होता है, तो मास डेल्टा चेंज हो गया, मतलब कांस्टेंट नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब चेंज हुआ। जब मास चेंज हुआ मोल भी चेंज हो गए, वो तो होने ही थे। अगर बोलो कि स्टीम बाहर चलेगी या बाहर से मॉइस्चर आ गया तो मोल तो चेंज हो गए। ओपन सिस्टम में मोल चेंज होते हैं। ओपन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि खुले का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, ये ध्यान रखना अपने, प्रेशर को हम चेंज नहीं करते। डेल्टा का मतलब चेंज इन प्रेशर इज नॉट, चेंज इन प्रेशर इज जीरो, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, जीरो रहा, कांस्टेंट रहा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, आप सोचोगे एग्जांपल हम हैं, हम एयर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसी तरीके से जितने भी एनिमल प्लांट्स हैं वो एयर एक्सचेंज करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। जितने लिविंग बीइंग हैं, फ्लाइंग बर्ड, प्लांट्स, एनिमल, फिशेज, जितना भी लिविंग बर्ड, कहीं भी बर्ड आ जाता है, वो सब ओपन होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। नो लिविंग बीइंग इज क्लोज्ड, ठीक है। अब आ गया क्लोज सिस्टम। एक चीज आपने देखी, ये मैंने बंद कर रखा है। जब भी क्लोज सिस्टम आएगा उससे मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बंद कर दिया हमने तो, लो जी, ओनली द हीट इज एक्सचेंज बट नॉट मैटर। हीट कहां से गई? हीट तो देखो ऐसे दीवारों के थ्रू जा सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है। बाहर जाएगी हीट तो माइनस लिखूंगा एक्सो, अंदर आएगी तो हीट को प्लस लिखूंगा एंडो। इसका मतलब क्लोज सिस्टम में जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग है। जैसे स्टील का कंटेनर, उसमें हमने गर्म दूध रख दिया, हॉट वाटर रख दिया, हीट बाहर जा सकती है। वॉल्स इसकी रियल होती है। रियल का मतलब वी कैन फील द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द वॉल्स। इसमें हीट एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। डेल्टा एम जीरो है, मतलब मैटर नहीं चेंज हो रहा, मास, और डेल्टा क्यू चेंज हो रहा है। वॉल्स इसकी कंडक्टिंग है, जैसे किसी मेटल की बनी होगी। जहां भी आ जाए हॉट मिल्क इन द क्लोज स्टील वेसल, तो हमने इसको क्लोज बोलना है। जैसे एज ए बॉइलिंग वाटर इन ए कप, ओपन बोलना हमने, ठीक है। प्लांट्स कोई बोल दें तो हमने लिविंग बीइंग है तो ओपन बोलना। तीसरा सिस्टम आ गया आइसोलेटेड। नेम ही क्लियर है, सबसे कटा हुआ, यूनिवर्स से कटा हुआ। इसका मतलब यूनिवर्स के साथ ना उसका हीट का लेना देना है, ना उसका एनर्जी का लेना देना है, और सॉरी मास का लेना देना, ठीक है, मैटर का लेना देना। बोथ हीट एंड मैटर आर नॉट एक्सचेंज, होते ही नहीं एक्सचेंज। जो हीट इसके अंदर है वही रहेगी, जो मैटर इसके अंदर है वही रहेगा, ना बाहर से आए ना बाहर जाए, ना हीट बाहर से आए ना अंदर से हीट बाहर जाए। तभी तो बोला मैंने डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा एन, एन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जब मास निकलेगा तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लोगे। वॉल्स इसकी भी रियल है, हीट एक्सचेंज नहीं होती, मास चेंज नहीं होता। वॉल्स इसकी नॉन कंडक्टिंग है, तभी तो हीट नहीं बाहर जाएगी। थर्मोस फ्लास्क में जब कोई भी ऐसा आइस बॉक्स है, उसकी वॉल्स इंसुलेटिंग की जाती हैं, उसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाला जाता है ताकि हीट किसी भी एंगल से लीकेज ना हो, शिफ्ट ना हो, चेंज ना हो। तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, जहां से हमें लगता है हमने हीट कांस्टेंट रखनी है, वहां हम लोग उसको नॉन कनेक्टिंग बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो एक बार रोको, मैंने ये बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करवाई हैं। एग्जाम्पल यहाँ हमने बीच बीच में लिए भी है, बाकी आप जब भी आपको कोई एग्जाम्पल आएगा तो आपने पहचानना है सिर्फ इन डेफिनेशन से, ठीक है। तो वीडियो रोको एक बार। इस सेक्शन में मैंने आपको स्पेशली सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और सिस्टम की टाइप समझाई है कि सिस्टम 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार आराम से वीडियो रोको, सारे पॉइंट नोट करो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक दो दो इनके एग्जाम्पल अपने आप लिखो। बीच बीच में मैंने बोले भी हैं, इसका 1-2 एग्जाम्पल लिखो, जो भी तुम्हारे सराउंडिंग का एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हो। और क्लोज के भी 1-2 एग्जाम्पल लिखो डेफिनेटली, और ओपन के भी कुछ और एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैंने हॉट मिल्क इन द कप बोल दिया, ठीक है, सूप इन द स्टील कंटेनर बोल दिया, या आइस इन द आइस बॉक्स बोल दिया, ऐसे कुछ
तो आप ये दो तीन एग्जाम्पल बोले, ये तो आपने लिखने हैं। कुछ और भी इनोवेटिव एग्जाम्पल जो तो आपके सराउंडिंग में हो, वो डेफिनेटली यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। तो वीडियो रोक के एक बार पूरा सेक्शन उतारो आराम से। अब हम कुछ और टर्म्स करते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में अगले टॉपिक्स में अप्लाई होनी है। तो शुरू करते हैं कुछ और नेक्स्ट टर्म्स। तो इस पार्ट में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज करेंगे जिनकी डेफिनेशन अपने आप में एक यूनिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप समझो कैसे, जैसे बॉन्ड एनर्जी वो होती बॉन्ड की है, शेप है वो होती मॉलिक्यूल की है। तो इस तरीके से मतलब कुछ प्रॉपर्टी जो सिर्फ मॉलिक्यूल की होती हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है मैक्रोस्कोपिक, जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं और उनको हम बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टी। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन पानी का एक मॉलिक्यूल है उसकी हम स्टेट नहीं बना सकते। लेकिन अगर पानी के 1 मोल हैं, एवोगाड्रो हैं, 18 ग्राम है या उससे भी ज़्यादा है, हम बोल देंगे ये लिक्विड है या ये गैस है या सॉलिड है। तो अब हमने बल्क प्रॉपर्टी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी 2 टाइप पढ़नी है। ये ध्यान से समझना जो अभी मैं बताने वाला हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों की दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? ये बल्क प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक है, बड़े अमाउंट की प्रॉपर्टी है। और उनकी आगे ये 2 टाइप हैं, पहली एक्सटेंसिव, दूसरी इंटेंसिव। तो दोनों को डिफाइन करते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं। इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली एग्जांपल नहीं रख सकते। देखो, दीज आर द सर्टेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब बल्क प्रॉपर्टी आप लिख लो चाहे अलग से बल्क, ठीक है, ऐसे लिख लो बल्क प्रॉपर्टी, जो ज्यादा अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लो जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैटर, अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। मतलब ज्यादा अमाउंट कर दिया ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी, थोड़ा कर दिया थोड़ी हो जाएगी। तो एक्सटेंसिव का मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। आप सोचोगे सर एग्जांपल, मास अमाउंट पर डिपेंड करता है। एक बीकर पानी का मास और एक बकेट पानी का मास डिफरेंट है ना, अमाउंट लिया मैंने अलग अलग, ठीक है। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है। मैंने 20 ग्राम हीलियम लिया एसटीपी पे, उसके बाद मैंने 40 ग्राम ले ली, अब वॉल्यूम तो बढ़ गया अमाउंट से, तो ये भी अमाउंट पे है। इसी तरीके से ये एंथैल्पी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल तो इनसे रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड है। ये देखो इंटरनल एनर्जी, ये अभी आपको स्किप करनी है 3 प्रॉपर्टी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। ये अमाउंट पर डिपेंड करती है, अभी आप नोट कर लीजिएगा। जब तक हम इसको मोलर नहीं बोलते, कई बार लिखा होता है मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, उसका मतलब वो 1 मोल की होती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सिंपल इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ये अमाउंट पर डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव है, सरफेस एरिया, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आइस का इतना सा पीस लूं और बड़ा सारा ले लूं तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही। तो इसका मतलब सरफेस एरिया क्या है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो आपने इन चीजों को समझना है। अभी मैंने देखो ये 8 एग्जांपल दिए हैं, इधर 4 इधर 4 इधर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको आगे भी आएंगे। तो उसमें सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो अमाउंट पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, और जो अमाउंट पर डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो इंटेंसिव, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को भी डिफाइन तो हमने कर लिया, डू नॉट डिपेंड, डिपेंड, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करती। वैसे मैं जनरली ये बताता हूं, यहां एक फंडा है, ये रेशो ऑफ 2, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। मतलब अगर आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इधर से ले लो और उनका रेशो निकाल लो तो वो इंटेंसिव बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, चाहे आप एक मग वाटर का ले लो, चाहे टेस्ट ट्यूब ले लो, चाहे बकेट ले लो, वो तो एक ही रहेगी। कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वो अलग बात है, ये तो ठीक है,
ये मोलैरिटी हम पर किलोग्राम भी लेते हैं, इसमें भी देखो आप नंबर ऑफ मोल, यहाँ वॉल्यूम इधर है। अब टेम्परेचर आगे जाके क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या होता है, Q इज इक्वल टू MST होता है, ये एक फॉर्मूला है, टोटल हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर लिखूं तो Q बाय MS आता है, ये भी दो प्रॉपर्टीज का रेशियो है। तो इस तरीके से मैंने टेम्परेचर भी देख लेना, समझ गया आप। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल सही। अब छोटे बच्चे का भी वही है, मेरा भी वही है, मेरे से बड़ा माउंट आज उसका भी वही है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ आ गया सरफेस एरिया। फोर्स जो है वो इधर अमाउंट पर डिपेंड करती है, जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा। मैंने लिखा नहीं इधर, आप आई लिख के फोर्स लिख लो, ठीक है, बिल्कुल सही। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, क्योंकि दो का रेशो है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम लोग लाइट की वेलोसिटी को थ्रू मीडियम देखते हैं, मीडियम, ठीक है, आई। तो इसमें लिख लिया मैंने कि कोई भी वेलोसिटी ले ली डिवाइडेड बाई सी। उसके बाद लाइट की वेलोसिटी को थ्रू वैक्यूम देखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक ग्लास का टुकड़ा है, डायमंड है, मैंने उसमें से लाइट पास की या पानी में से लाइट पास की, वो तो हो गया मीडियम। मीडियम वाली को मैंने वेलोसिटी बोला और ये लाइट की वेलोसिटी है। तो जब दोनों का रेशो निकालूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट थ्रू द मीडियम ओवर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द वैक्यूम। सरफेस टेंशन, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, इट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ तो ये होगी। तो अब आ गया स्पेसिफिक हीट, ये होती है पर ग्राम, जैसे कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी, ऐसे लिखते हैं इसको, पर ग्राम आ गया। हमने देखनी है ग्राम की है, चाहे आपके पास टोटल 20 ग्राम की हो, आपने 1 ग्राम की देखनी है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और बल्क प्रॉपर्टीज हैं। इधर लिखी मैंने इंटेंसिव यहाँ पर और इधर लिखी मैंने एक्सटेंसिव। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब इसमें देखो कंसंट्रेशन के तो एग्जाम्पल और भी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, तो वो सारे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन आप जितने मैंने अभी करवाया आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो रोको, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है इस पे, डेफिनेशन के लिए स्कूल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इनके एग्जाम्पल देख लेना। मैंने अभी इतने करवाए हैं, इससे और बहुत सारे आपको पता है साइंस में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज और होती है, तो वहां पर आपको ये दिमाग लगाना है। मैं आपको एक यहीं पर ही पीएच पूछता हूं, पीएच, ठीक है। अगर तुम्हें मैं ये पूछूं पीएच आप इधर लिखोगे या इधर लिखोगे, तो आप सोच के देखो कहां लिखोगे। बेसिकली क्या होता है, जो पीएच है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या बन गया, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पानी की पीएच 7 है, ये थोड़ी है कि पानी की बोलो जी ये तो एक टेस्ट ट्यूब की 7 है, एक बकेट की 7 नहीं है, वहां 14 है। नो, वट एवर इज द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स पीएच इज 7। तो इसका मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट। और अपने इधर आई लिख के इधर तो आप लिख लो पीएच इधर आती है, पीएच। तो ये भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है, इसकी वजह से डेफिनेशन किसी और चैप्टर में भी आप पढ़ लेना। तो पीएच बिकॉज डिपेंड अपॉन द मोलैरिटी, तो पानी की मोलैरिटी फिक्स है 55.5 और उसके अकॉर्डिंगली हम पीएच निकालते हैं, तो इसकी पीएच 7 है। ओके, तो आप वीडियो रोको एक बार, दोनों सेक्शन उतारो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से हम टर्म डिस्कस करके उसके बाद टॉपिक, नए फुल फ्लैश टॉपिक भी शुरू करेंगे। तो कुछ और टर्म डिस्कस करते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में इनिशियली इंट्रोडक्टरी पार्ट में फर्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उतार लो एक बार, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम शुरू करेंगे दो ऐसी क्वांटिटीज जिसका साइन और उनकी वैल्यू थर्मोडायनामिक्स या इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले है साइन ऑफ द हीट। असल में हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो टेम्परेचर चेंज करने में यूज होती है। मतलब जैसे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें से एक हीट है। हम लोग हीट की डेफिनेशन को ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हीट के जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इधर लिखा हुआ एक्सो, एक्सो का मतलब तो बाहर निकलना एक्सो। इधर लिखा हुआ एंडो, एंडो का मतलब अंदर आना, ठीक है। तो लेकिन इसके साइन को कैसे डिस्कस करेंगे? चाहे कोई रिएक्शन है, चाहे कोई प्रोसेस है, कोई भी चेंज है, मान लो मैंने यहाँ रिएक्टेंट लिया तो इसकी जो हीट है वो QR Q1 है। कई बार इसको इनिशियल भी लिखते हैं ऐसे, Q इनिशियल। बाद में वो किसी ना किसी सिस्टम में किसी ना किसी चेंजेस से उसमें हीट निकलती है, ठीक है। बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, या ऐसा कुछ भी, हीट निकल गई, 100 जूल इसने छोड़ दी। अब मतलब पता हीट कंजर्व रहती है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। जब फाइनल बन गया, इसको मैं Q फाइनल लिखूंगा। अब मुझे इतना पक्का पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इससे कम है, क्योंकि हीट निकल चुकी है, ठीक है। तो मतलब Q2 लेस देन Q1। अब डेल्टा Q क्या होता है? डेल्टा Q तो चेंज इन हीट है, और वो तो ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है। मतलब पूरे इस चैप्टर में जब भी हमने चेंज निकालना है, चाहे वॉल्यूम का चेंज निकालना है, चाहे प्रेशर का चेंज निकालना है, चाहे हीट का चेंज निकालना है, चाहे वर्क का चेंज निकालना है, वट एवर इज द चेंज, वो फाइनल में से इनिशियल है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस किया, Q2 माइनस Q1 किया, हमें पता है कि Q2 लेस है, Q1 ज्यादा है। जो लेस है और ये ज्यादा है, ज्यादा वाला माइनस साइन होगा, तो ये अब क्या गया नेगेटिव। इतना फंडा बता दूं, निकलना है तो कम होना है, समझिए। जब हीट बाहर ही निकलेगी तो कम ही होगी, तो निकलने को माइनस लेना हमने, निकलना मतलब कम होना, कम होने को माइनस लेना, ठीक है। एंडो, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसकी हीट है वो Q1 है, हमने 50 जूल हीट ऐड कर दी। जब कोई चीज ऐड करोगे तो प्लस ही होगी। देखो सपोज ये 200 है, हमने 50 ऐड कर दी, इसकी 250 होगी। हमें तो पता है QP ग्रेटर देन QR है, और डेल्टा Q क्या होगा? पॉजिटिव होगी। ध्यान समझो, ऐड होना बढ़ना है, हाँ जी, ऐड होना बढ़ना है, निकलना कम होना है। तो इसका मतलब जब भी एक्सो आ जाए तो हमने लेना इसको माइनस, और एंडो है तो क्या लेना? पॉजिटिव। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होगा -100 जूल मतलब एक्सो, ऐसे लिखा होगा +200 जूल, इसका मतलब एंडो। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमने इनके साइन देखने हैं, ओके। ये खत्म हो गया। दूसरा आ गया वर्क एंड इट्स साइन। मैंने पहले बोला है कि वर्क PV वर्क होता है। जिन सिस्टम में गैस है उनको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आ गया वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। मैं पहले आपको बाय द सिस्टम समझा दूंगा, ऑन द सिस्टम 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अब बाय द सिस्टम क्या हुआ? देखो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसके अंदर प्रेशर ऑफ गैस है, इसका वॉल्यूम V1 है, इनिशियल वॉल्यूम है, और बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है। और एक चीज, गैस का प्रेशर मान लो मैंने 2 एटमॉस्फेयर ले लिया, और इसका तो होता ही 1 एटमॉस्फेयर है, जब ना दिया हो तो मैंने 1 एटमॉस्फेयर ले लिया। ज्यादा कौन सा है? ज्यादा तो गैस का है। जब इंटरनल सिस्टम का प्रेशर गैस का ज्यादा होगा तो एक्सपेंड होगी। ये देखो आप, इतना वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, तो बड़े वॉल्यूम में क्या हुआ? ये V1 है, ये V2 है, V2 ज्यादा है V1 से। आप देखो तो सही, ये छोटा सा, ये बड़ा सा। लेकिन ये एक्सपेंड क्यों हुआ? इसलिए एक्सपेंड हुआ क्योंकि एक्सटर्नल के उसने बराबर होना था। कभी भी गैसियस सिस्टम काम करता है, खुद काम करता है, गैस को एक्सपेंड करता है, उसके अंदर वाली एनर्जी यूज होती है। मतलब ये मॉलिक्यूल उसको ऐसे पुश करते हैं अंदर, ऐसे, तो उन मॉलिक्यूल की एनर्जी यूज होती है। क्योंकि जब कोई भी काम करता है, मैं काम करता हूं तो मेरी एनर्जी कम होती है, आप काम करते हो तो एनर्जी कम होती है, कोई मशीन काम करती है तो उसका कम एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला एक्सपेंशन। क्यों एक्सपेंशन बोला? क्योंकि V2 ग्रेटर देन V1 है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, W एक्सपेंशन, वर्क एक्सपेंशन माइनस P लगाते हैं। P, ये P एक्सटर्नल होता है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर ही उसने बाहर के बराबर होना है। कितना एक्सपेंड होना? जितना बाहर के बराबर हो जाए। एवरी टाइम एक्सटर्नल प्रेशर इज डोमिनेंट टर्म, तो एक्सटर्नल के बराबर होना होता है, ठीक है। तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V इज इक्वल टू P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 है डेल्टा V। अब हमें पता है कि V2 तो बड़ा है, V2 माइनस V1 तो हो गया पॉजिटिव। जब मैं इसकी जगह पे ये पॉजिटिव रखूंगा, ये कोई वैल्यू रखूंगा, तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया क्योंकि उसका साइन ही माइनस का है। एक ध्यान रखना, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हो
हम W को माइनस लेते हैं क्योंकि सिस्टम ने काम किया, उसके अंदर की एनर्जी वर्क करने में यूज हो गई, ध्यान रखना। ओके, अब आ गया वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहले तो ये बात कब होगा, जब एक्सटर्नल वाला ज्यादा होगा, अंदर काम है वो कंप्रेस करेगा। ये लो, सिस्टम के ऊपर काम किसने किया, सराउंडिंग ने किया। ऐसे भी होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम ये हो गया, ऑन द सराउंडिंग, जब वर्क डन बाय द सराउंडिंग ये वाला, ऑन द सिस्टम सराउंडिंग काम करती है, तब करती है इसके अंदर प्रेशर कम हो, ये कंप्रेस होता है। ठीक है, कब तक होता है, जब बाहर के बराबर हो जाए, उस टाइम वॉल्यूम V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डेल्टा भी नेगेटिव होगा। आप देखो, एक ये नेगेटिव एक ये नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव हो गया। ये ध्यान रखना, क्यों पॉजिटिव हो गया, जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, बाहर से काम करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी जाती है, वहां के अंदर हीट जो है गर्म हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ऑन द सिस्टम में वर्क हमने लेना है पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम में वर्क लेना हमने नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने टर्म डिस्कस की है। एक जाते जाते कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, पहले तो ये वीडियो रोको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। न्यूमेरिकल हम अगले किसी और वीडियो में करेंगे, इसके पूरे इस फर्स्ट वीडियो के न्यूमेरिकल हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे, ये लेक्चर 1 है। तो आप वीडियो रोको, एक बार ये उतारो, लेकिन जाते जाते एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। वो क्या है, लिख लो, शॉर्टकट क्या है। बहुत बार आपको फ्री एक्सपेंशन पूछा जाएगा। हाँ जी, क्या पूछा जाएगा, ऐसे वर्क फ्री एक्सपेंशन ऐसे पूछा जाएगा, ये कितना होता है। ओके, सोचते हैं। वर्क फ्री एक्सपेंशन मतलब है कि सिस्टम एक्सपेंड अगेंस्ट, हाँ जी, वैक्यूम का मतलब इसमें हमने P एक्सटर्नल ले लिया 0, और वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। वॉल्यूम चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन हमने क्या करना, -0 इंटू डेल्टा V, ये लेना 0। इसका मतलब कभी भी पूछा जाए व्हाट इज वर्क फ्री एक्सपेंशन, आपने आंसर लिखना है 0। ऐसे बहुत सारे फंडे हम किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की हैं, और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इन टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव अ नाइस डे।